प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदी विषय के पाठ 2 बचपन इस संस्मरण के अंतिम भाग का वाचन करते हुए समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कृष्णा सोबती को खाने पीने की चीजों में क्या क्या चीजें पसंद थी, जैसे कि कुल्फी, समोसा, कचौड़ी, चना जोर गरम, ये सब खाने में, और शरबत में फालसा, खसखस और शहतूत का शरबत उनको अच्छा लगता था। इसके अलावा वो उनके वहाँ के शिमला के कई फल थे, जैसे काफल, चेस्टनट, ये भी उन्हें बहुत पसंद थे। और कृष्णा सोबती को घुड़सवारी करना अच्छा लगता था। वे अपने ननिहाल के जो घोड़े थे उनको शिमला के घोड़ों से अच्छा मानती थी। आज के हमारे इस वीडियो में हम इस संस्मरण के शेष भाग को यानी कि अंतिम भाग को समझेंगे और ये जानेंगे कि कृष्णा सोबती को क्या क्या चीजें और याद थी। लेखिका को अपने बचपन के दिनों के पहाड़, ऊंचे ऊंचे जो चर्च है, आसमान की सुंदरता, सूर्यास्त के समय का आसमान का नजारा, मॉल की रौनक, ये सभी देखना पसंद था। इसके अलावा वह दुकान जहां से लेखिका ने अपना पहला चश्मा लिया था वह भी अच्छी तरह से याद है। और जब उन्होंने चश्मा पहना था पहली बार, तब उनको कई लोग चिढ़ाते भी थे, कई लोग छेड़ते भी थे और राय भी देते थे कि दूध पिया करो, इस तरह की राय देते थे। और उनके कुछ रिश्तेदार थे, कुछ भाई थे, वो भी उनको चिढ़ाते थे। तो आइए आज के इस संस्मरण में हम आगे के शेष भाग को समझते हुए वाचन करते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो शाम के समय का वर्णन करते हुए लेखिका बता रहे हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे देखने को मिलते और सामने एक जाखू का पहाड़ था, एक पहाड़ था जिसका नाम जाखू था। वहीं पर ऊंचा चर्च था और चर्च में घंटियां बजती थी और उनकी आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती थी। उनकी जो गूंज होती है घंटियों की वह दूर दूर तक फैलती थी और ऐसा लगता था जैसे कि प्रभु यीशु स्वयं ही कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। तो यहाँ पर लेखिका बता रही है कि सामने आकाश में सूर्यास्त हो रहा है, तो इस कारण से वहाँ का जो वातावरण है वह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। गुलाबी और सुनहरे रंग की धारियाँ यानी कि लकीरें आसमान में फैल गई है और जहाँ पर पहाड़ के मुखड़े दिखाई दे रहे थे वे भी अब गहराने लगे हैं, यानी कि उन पर भी कालापन छाने लगा है, अंधेरा छाने लगा है। और देखते ही देखते सभी जगह पर बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी कि सभी जगह उस समय जो बत्तियां होती थी वह चालू हो गई थी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, यानी कि वहाँ की जो रौनक है और जो माल की दुकानें हैं वहाँ पर जो चमक हो रही है उसके भी क्या कहने, बहुत ही सुंदर लग रही है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और स्कैंडल पॉइंट से लोग जो सूर्यास्त देख कर के लौट रहे हैं उनकी भीड़ का कोलाहल यानी कि शोर भी हो रहा है। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो यहाँ पर वे सर्वर से कह रही हैं कि स्कैंडल पॉइंट जो था उसके ठीक सामने की तरफ एक दुकान हुआ करती थी। उन दिनों में एक दुकान सामने की तरफ हुआ करती थी जिसके शोरूम में, और जो दुकान थी उसका एक शोरूम था, उस शोरूम के अंदर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल भी बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, तो और उसकी पटरियाँ भी बनी हुई थी और उन पटरियों पर छोटे छोटे ट्रेन के डिब्बे भी बने हुए थे।
एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। और एक साइड में लाल टीन यानी कि लाल रंग के जो पतरे होते हैं, जो लोहे की टीन होते हैं, उसकी छत वाला स्टेशन था और सामने सिग्नल देता हुआ एक खंबा लगा हुआ था और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुरंगें भी बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। तो उन दिनों में जो तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी थी, तेजी से चलने वाली जो गाड़ी थी, वह वही थी। कभी कभी हवाई जहाज देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। तो जब वे छोटी थी तो कभी कभी उनको हवाई जहाज भी देखने को मिलता था और जब वे दिल्ली में रहती थी तब हवाई जहाज की आवाज़ आती तो उसे देखने के लिए सभी बच्चे बाहर दौड़ आते थे और जब ऊपर देखते थे तो उनको एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई बड़ा सा पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा है। यह देखो और वह गायब, और उसको थोड़ी देर देखते और वह गायब भी हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती, यानी कि उसकी जो गति थी वह इतनी तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। तो यहाँ लेखिका बता रही है कि गाड़ी के मॉडल वाली तो उनके लिए स्पेशल दुकान थी ही, लेकिन साथ ही में उनकी एक और ऐसी दुकान है जो उनकी यादों में आज भी बसती है, उसे भी वे आज तक नहीं भूली है। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। जब लेखिका छोटी थी तब आँखों के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज डॉक्टर थे। तो उस दुकान में जिस दुकान में उनका पहला चश्मा बना था उसे भी वे बहुत याद करती है। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा तो हरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जब उनको पहला चश्मा लगा था तो शुरू शुरू में लेखिका को बड़ा ही अटपटा सा लगता, बहुत ही अजीब सा महसूस होता था। और जो छोटे बड़े सभी लोग हैं वो इनका चेहरा देखते थे और पूछते थे, कहते थे कि आँखों में कुछ तकलीफ है क्या? तो इस उम्र में ऐनक यानी कि इस उम्र में चश्मा लग गया। कई लोग उनको राय भी देते थे कि दूध पिया करो। तब लेखिका उनको कह देती थी कि डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन पहनूंगी तो यह चश्मा उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। तो यहाँ पर लेखिका बता रही है कि जब वे छोटी थी तो डॉक्टर ने उनको बोला था, आश्वासन दिया था कि जो तुम्हारा चश्मा है वह जल्दी ही उतर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस नंबर ही कम होते जा रहे थे और इसके लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो लेखिका का चश्मा नहीं उतरने का एक कारण ये भी था कि दिन में जब सूर्य की रोशनी होती थी उस समय वह अपना कार्य नहीं करती थी और रात को टेबल लैंप के सामने अपना कार्य करने बैठ जाती थी। तो इसी वजह से उनका चश्मा आज तक नहीं हटा। और उनका एक चचेरा भाई था जो उन्हें बहुत ही चिढ़ाया करता था। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा।
तो उनका जो चचेरा भाई था, जब लेखिका ने पहली बार चश्मा पहना था तो उस दिन बहुत उनको चिढ़ा रहा था और बार बार उनको उनका मजाक बना रहा था। वह कह रहा था कि आँख पर चश्मा तो ऐसे लगाया है जैसे बहुत दूर की सोचने वाली हो, लेकिन इस लड़की को यह नहीं मालूम कि इसकी सूरत तो लंगूर जैसी बन गई है। तो इस प्रकार से वह उनको चिढ़ा रहा था। लंगूर जो होते हैं वो लंबी पूंछ वाला जो काला बंदर होता है उसको लंगूर कहते हैं। तो ऐसा कह करके वह उनको चिढ़ा रहा था। तो इस बात से लेखिका को थोड़ी चिढ़ हुई, थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसको यह शेर जो बोला था यह ज़्यादा बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। तो जब वे लोग चाय पीकर चले गए तब लेखिका कांच के सामने आकर के खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो वह बार बार उनके जाने के बाद में कांच के सामने खड़ी हो गई और अपना चश्मा कभी उतारती, फिर पहनती, फिर उतारती, फिर पहनती और इस प्रकार से अपने आप को देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो वह अपने आप को देखती कि मेरी सूरत लंगूर जैसी लग रही है या नहीं। तो कभी तो उनको लगता कि नहीं नहीं नहीं, और कभी लगता हाँ हाँ थोड़ी बहुत तो लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तो उसके बाद में लेखिका ने अपने छोटे भाई का टोपा जो शिमला में पहनते हैं वह टोपा उठाकर अपने सिर पर रखा। थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन थोड़ा सा मजाकिया टाइप भी लगा, यानी कि थोड़ा अच्छा भी लगा उनको। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो यह तो उनके बचपन की बात थी, लेकिन अब लेखिका को उस चश्मे की आदत सी पड़ गई थी और अब चेहरे पर जब चश्मा नहीं होता तो चेहरे पर खालीपन सा लगने लगता था। उनको चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो लेखिका यहाँ कह रही है कि उन्हें अब वह अपना टोपा भी याद आ रहा है, काली फ्रेम वाली चश्मा याद आ रही है जिसमें उनकी सूरत लंगूर जैसी लगती थी। अब इन दिनों में वे शिमला में अपने सिर पर टोपी लगाना पसंद करती है। मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है। अब उनके पास में कई रंगों की टोपियाँ एकत्रित करी हुई है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ तो दुपट्टे जो चुन्नियाँ होती है उनका ओढ़ना, और कहाँ ये जो सरलता से पहनी जाने वाली सुबीता यानी कि आराम से पहनी जाने वाली हिमाचली टोपियाँ। भैया बहनों, इस प्रकार हमारा यह पाठ संस्मरण बचपन जो कृष्णा सोबती ने स्वयं के बचपन को याद करते हुए लिखा है, यह पूर्ण हुआ। तो आइए भैया बहनों, इस अंतिम भाग में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। कोलाहल, शोर, स्पीड, गति, चाल, अटपटा, अजीब सा, आश्वासन, भरोसा, सूझे, पता चले, खींचना, चिढ़ना, सुबीते, आराम। भैया बहनों, इन कठिन शब्दों को आप कक्षा कार्य क्रमांक 5 लिखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस प्रकार हमारा यह पाठ 2 बचपन जो एक संस्मरण था, लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने बचपन के बारे में हमको कुछ यादों को हमारे सामने प्रस्तुत किया था, यह पूर्ण होता है।